देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। टीआरपी की इस रेस में आज तक न्यूज 18 इंडिया से काफी पीछे छूट चुका और सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 न्यूज चैनल लगातार बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घंटे में रूस की तरफ से ये दूसरा मौका है जब युद्ध विराम के संकेत मिल गए हैं। पहले तो पुतिन और अब रूस की मीडिया में दिए गए इंटरव्यू में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया है कि मॉस्को कीव के साथ बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन इस युद्ध विराम के पीछे उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी हैं। Направление мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан. बारूदी बारिश करने वाला रूस अब युद्ध विराम चाहता है। युद्ध नीति समझाने वाले पुतिन अब सुलह की बात करते हैं। दुनिया के नक्शे से यूक्रेन को मिटा देने का सपना देखने वाले सर्गेई अब सरेंडर की बात करते हैं। पुतिन के सुलह संकेत वाले बयान के 24 घंटे के अंदर रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के सामने एक बड़ी पेशकश की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस की मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि रूस शांति वार्ता के लिए तैयार है। यूक्रेन मॉस्को की मांगों को पूरा करे, जिसमें यूक्रेन के इलाकों में आत्मसमर्पण शामिल है। इन इलाकों पर रूस नियंत्रण चाहता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कीव रूस की सेना के आक्रमण के लिए तैयार रहे। जंग की शुरुआत से ही रूस यूक्रेन के पीछे खड़े अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा है। फिर चाहे अमेरिका से यूक्रेन को मिल रहे हथियारों की मदद हो या फिर न्यूक्लियर अटैक की धमकी। रूस ने अपने हर बयान में वॉशिंगटन को घेरा है। इंटरव्यू में सर्गेई ने दावा किया है कि यूक्रेन को अपने भले के लिए मॉस्को की इच्छाओं का पालन करना चाहिए। अमेरिका के जाल में कीव को नहीं फंसाना चाहिए। सर्गेई का कहना है कि इस वक्त जंग को राज्य खत्म कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन के पीछे वॉशिंगटन है। रविवार को भी रूस की मीडिया में दिए इंटरव्यू में पुतिन ने दावा किया था कि मॉस्को बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जेलेंस्की आगे नहीं बढ़ रहे हैं। Мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей, повторю еще раз, и другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках. Но это их дело. Не мы же отказываемся от переговоров. А если посмотреть тех людей, которые глубоко погружались. रूस एक तरफ युद्ध विराम की बात करता है तो दूसरी तरफ उसकी मिसाइलें तबाही बरसाती हैं। पुतिन क्या चाहते हैं कोई नहीं जानता। फरवरी में जंग की शुरुआत के बाद से यूक्रेन ने रूस की सेनाओं को उत्तर में खदेड़ा। उन्हें राजधानी कीव के बाहरी इलाकों में बड़ी शिकस्त दी और पूर्व और दक्षिण में रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब भी रूस का पूर्व और दक्षिण के कुछ इलाकों पर कंट्रोल है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े इस वक्त की एक और बेहद अहम खबर। यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन ने अब तक 1,02,050 सैनिक खो दिए। और आपको बता दें कि 6,010 बख्तरबंद वाहन भी खोए हैं, 3,003 टैंक भी गंवाए, 550 एयरक्राफ्ट से हाथ धो लिया है और 16 वॉरशिप की जल समाधि बर्दाश्त की है।
साल 2022 खत्म होने को आया, लेकिन यूक्रेन पर पुतिन का यलगार जारी है। यूक्रेन और रूस के लिए साल 2022 वो साल है जो दोनों देश सदियों तक नहीं भूलेंगे। साल 2022 में रूस और यूक्रेन ने बहुत कुछ खोया तो बदले में बहुत कुछ पाया भी। यूक्रेन ने अपने देश की शांति खोई, खुशहाली खोई, अपने लोग खोए, लेकिन बदले में पाया दुनिया की सुपर पावर कंट्री अमेरिका का साथ, नेटो की हमदर्दी और बेशुमार विदेशी हथियारों की ताकत। अपने हौसले और हिम्मत से यूक्रेन ने दुनिया को बता दिया कि दम और दिलेरी हो तो रूस जैसे ताकतवर मुल्क का गुरूर भी चूर चूर किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमलों में अब तक 6,800 से ज्यादा आम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 10,769 लोग घायल हुए हैं। वहीं 2022 में रूस पर एक हमलावर देश का दाग लगा। पुतिन पर बेगुनाहों के कत्ल का इल्जाम लगा। रूस ने यूक्रेन फतह करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया और उसी तरह बहाया अपने हजारों सैनिकों का खून, जिनकी कुर्बानी की कीमत पर रूस ने हथियाई यूक्रेन के 4 राज्यों की जमीन। यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन ने अब तक 1,02,050 सैनिक खोए, 6,010 बख्तरबंद वाहन खोए, 3,003 टैंक गंवाए, 550 एयरक्राफ्ट से हाथ धोया और 16 वॉरशिप की जल समाधि बर्दाश्त की। जबकि यूक्रेन मिलिट्री रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 24 से 25 दिसंबर तक 24 घंटों में रूस के 600 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। जंग में इतना कुछ खोने की कीमत पर अगर पुतिन कीव तक पहुंचने में नाकाम रहे तो अगले साल पुतिन अपनी सबसे कीमती चीज खो सकते हैं। अमेरिका में रूसी मामलों की एक्सपर्ट ओल्गा लॉटमैन को यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि अगर 2023 में पुतिन की सत्ता का तख्ता पलट हो जाए तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर 2023 में पुतिन की सरकार गिर जाती है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। पुतिन शासन का तख्ता पलट आम जनता के आंदोलन से नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे उनके उत्तराधिकारियों की साजिश की वजह से हो सकता है। ओल्गा लॉटमैन की आशंका से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी हाल ही में पुतिन ने एक इंटरव्यू में दावे के साथ कहा था कि पश्चिमी देश रूस के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, यानी कि पुतिन को भी इस बात की भनक है कि पश्चिमी देश उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश में जुटे हैं। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिमी देशों की साजिश नाकाम करने के लिए पुतिन ने अपने भरोसेमंद अधिकारियों को काम पर लगा दिया होगा। और रशिया यूक्रेन बैटलफील्ड से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पुतिन को यूक्रेन की जंग जीतने की दरअसल बेहद जल्दी है और इसीलिए पुतिन ने क्रिसमस के दिन भी यूक्रेन में खून बहाने से परहेज नहीं किया। अब ऐसे में कई और बड़े सवाल भी खड़े होते हैं कि पुतिन कीव पर कब्जे के लिए साल 2023 का इंतजार आखिर क्यों नहीं करना चाहते। पुतिन को 2023 से डर क्यों लग रहा है और पुतिन के लिए क्यों शापित माना जा रहा है साल 2023, इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन को अच्छी तरह समझने वाली ओल्गा मानती हैं कि कभी हार न मानने वाले पुतिन पश्चिमी देशों पर पलटवार की कोशिश जरूर करेंगे। वो पश्चिम के साथ युद्ध भले न करे, लेकिन वो पश्चिमी देशों के बीच आपसी फूट के बीज बो सकते हैं। ओल्गा के मुताबिक पुतिन अमेरिका और यूरोप के संबंधों में दरार डाल सकते हैं। वो ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच नया टकराव पैदा कर सकते हैं।
यूक्रेन की जंग को लेकर ओल्गा का साफ कहना है कि जब तक पुतिन पावर में है तब तक यूक्रेन में शांति की संभावना दूर दूर तक नहीं है। एक आंकड़े के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से रशियन पूंजीपतियों का पलायन जारी है। 21 सितंबर को रूस में मोबिलाइजेशन डिक्लेयर होने के बाद से अब तक 3 लाख से ज्यादा रूसी पूंजीपतियों ने दूसरे देशों में जाकर बसेरा कर लिया है। अमेरिकी एक्सपर्ट ओल्गा का कहना है कि रूस में पुतिन के खिलाफ जाने का दमखम न आम जनता के पास है न पूंजीपतियों के पास, क्योंकि पुतिन के जासूस उनके खिलाफ हो रही आंतरिक साजिशों को सूंघने में माहिर हैं। ऐसे में रूस की सत्ता से जुड़े लोगों के अलावा पुतिन सरकार के तख्ता पलट के बारे में कोई दूसरा सोच नहीं सकता। यूक्रेन में छिड़ी जंग को जीतना अब पुतिन के लिए सबसे बड़ा मकसद बन चुका है, जिसे पूरा करने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही वजह है कि पुतिन ने यूक्रेन पर 25 दिसंबर के दिन भी बम बरसाने से गुरेज नहीं किया, जिस दिन ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस मनाया जाता है। क्रिसमस के दिन पुतिन की फौज ने क्रेमलिन से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बम, रॉकेट और मिसाइलें बरसाई। यूक्रेनी फौज के मुताबिक 25 दिसंबर को यूक्रेन भर में 65 बस्तियों पर रूस ने हमले किए, जिनमें खार्कीव की बस्तियों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। 24 दिसंबर को रूस ने खेरसोन में जबरदस्त हमला बोला था। यहां सिटी सेंटर पर किए मिसाइल हमले में 16 लोगों की मौत हो गई और 64 लोग घायल हुए थे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले के बाद एक ब्लड डोनेशन सेंटर की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, रूसी आतंकवादी हमले में घायल हुए अपने साथियों की मदद के लिए शहर के लोग यहां जमा हुए हैं। यूक्रेन को रूस के ऐसे ही हमलों से बचाने के लिए अमेरिका पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करने जा रहा है। $30 लाख पर यूनिट की कीमत वाला ये जंगी हथियार रूस के मिसाइल हमलों को नाकाम करने की ताकत रखता है। इसलिए बाइडेन के ऐलान के तुरंत बाद तिलमिलाए पुतिन ने कहा था कि वो अमेरिका का आउटडेटेड पैट्रियट सिस्टम 100% बर्बाद कर देंगे। यूक्रेन को इसी हफ्ते पैट्रियट की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इधर एक रूसी राजनीतिक विश्लेषक ने इस बात का दावा किया है कि कैंसर से पीड़ित व्लादिमीर पुतिन को विदेशी डॉक्टर ने दवाइयों के दम पर जिंदा रखा है। लेकिन पुतिन के लिए वक्त अब मुट्ठी से रेत की तरह लगातार फिसलता चला जा रहा है। साल 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया पर हुए रूसी हमले के बाद यूक्रेन जो काम नहीं कर पाया था वो अब पूरा कर लिया है। रूस और यूक्रेन वासी आमतौर पर 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन इस साल यूक्रेन ने सदियों से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ दिया है। कुछ ऑर्थोडॉक्स यूक्रेन वासियों ने 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया, क्योंकि दुनिया भर में 25 दिसंबर को ही ईसाई समुदाय क्रिसमस मनाता है। यूक्रेन की इस पहल को दुनिया जंग से जोड़कर देख रही है। अब यूक्रेन के लोग ऐसी कोई परंपरा नहीं निभाना चाहते जो उनका दुश्मन देश रूस निभाता है। यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्सी पर मजबूत पकड़ रखने वाले रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च और कुछ दूसरे पूर्वी ऑर्थोडॉक्स चर्च अभी भी प्राचीन जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इस कैलेंडर में क्रिसमस ग्रेगोरियन कैलेंडर के 13 दिन बाद या 7 जनवरी को आता है। बोबरित्सिया में पिछले हफ्ते किए गए एक सर्वे में 204 लोगों में से 200 ने क्रिसमस मनाने के लिए नई तारीख के रूप में 25 दिसंबर का दिन चुना, जिसके बाद यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स चर्च का नेतृत्व इस बात से सहमत हुआ कि लोगों को 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने की अनुमति दी जाए। Тому що ми проводили збори громади, де було питання поставлено напряму, чи підтримує громада святкування 25-го, як альтернативну можливість, додаткову. І більшість людей проголосували, підтримали цю ідею, тому ми відзначаємо Різдво саме тому, що це є прагнення більшості наших громадян, жителів цього села. यूक्रेनी नागरिकों को रूसी मानने वाले पुतिन की सोच को यह बड़ा झटका है, क्योंकि हाल ही में पुतिन ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था
कि सभी यूक्रेनियन वास्तव में रूसी हैं, इसलिए वो यूक्रेन पर हमला कर रूसी लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने जंग छेड़ने के सवाल पर कहा था, मैं सही दिशा में हमारे राष्ट्रीय हितों, हमारे नागरिकों के हितों और हमारे लोगों के हितों की रक्षा कर रहा हूं। पुतिन को मिले कुदरत के झटके के मुकाबले यूक्रेन के नागरिकों का ये झटका तो कुछ भी नहीं है। रूस में माचो मैन की इमेज वाले पुतिन का शरीर भीतर से खोखला और कमजोर होता जा रहा है। उन्हें कैंसर की वो जानलेवा बीमारी है जो उनकी सांसों को लगातार कम कर रही है। एक रूसी राजनीतिक विश्लेषक ने दावा किया है कि कैंसर से पीड़ित व्लादिमीर पुतिन को विदेशी डॉक्टरों ने दवाइयों के दम पर जिंदा रखा है, लेकिन पुतिन के लिए वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। दुनिया भर में अफवाहें हैं कि 70 साल के पुतिन गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन उनकी सेहत हाईटेक ट्रीटमेंट के दम पर संभाली जा रही है। ये दावा करने वाले वालेरी सोलोवी मॉस्को के जाने माने इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के एक पूर्व प्रोफेसर हैं। ये इंस्टीट्यूट जासूसों और राजनयिकों के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल है, इसलिए सोलोवी को लंबे वक्त से पुतिन की सेहत के बारे में जानकारी है। सोलोवी के मुताबिक पुतिन को शुरू में पेट के कैंसर का सामना करना पड़ा था, जो अब फैल चुका है और अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका है। पुतिन जो दवाएं ले रहे हैं, पार्किंसंस के शुरुआती लक्षण दिखने लगे हैं। सोलोवी कहते हैं, दवाओं के साइड इफेक्ट से पुतिन के हाथ की त्वचा बैंगनी रंग की होने लगी है और उनके चेहरे पर भी हल्की सूजन आ गई है। इन्हीं दावों से रूस में ये चर्चा तेज है कि अब पुतिन कुछ ही महीनों के मेहमान हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुतिन को जिस बीमारी का दावा किया जा रहा है, उस बीमारी के साथ वो ज्यादा दिनों तक एक्टिव लाइफ नहीं जी सकते। उन्हें बहुत जल्द आराम की जरूरत पड़ेगी। बीमारी का असर उनके शरीर पर भी दिखने लगेगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि खराब सेहत की वजह से पुतिन की पकड़ सत्ता पर जैसे ही कमजोर होगी, वैसे ही उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी सही मौका देखकर तख्ता पलट कर देंगे। लेकिन इस बीच एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। रूस के स्पेशल ऑपरेशन के हेड सर्गेई सुरोविकिन ने यूक्रेन में अपने सैनिकों को वापस जरूर बुला लिया है, लेकिन वापसी के बाद भी यूक्रेन के लोगों के लिए ये सर्दियां काल बनकर टूट रही हैं। ठंड से बचने के लिए ही पुतिन की आर्मी ने बेहद चालाकी से खुद को समेट लिया है। रूस ने बताया है कि उसके सैनिक यूक्रेन के द्वारा मिसाइल और हवाई हमलों से बचाव के लिए नए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम पर 24 घंटे अलर्ट रहकर काम कर रहे हैं। रूस अपने S-305 सिस्टम के तहत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को चाक चौबंद कर रहा है। उधर जेलेंस्की ने भी अपने जवानों को सावधान किया है और रूस को चेतावनी दी है। Українці, залишилось кілька днів цього року. Ми маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла цього року все, але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Я знаю, що темрява не заважатиме нам проводити окупантів до нових їхніх поразок, але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог. Ще раз, будь ласка, пошукайте і запам'ятайте, де знаходиться найближчий пункт незламності. उधर रूस ने भले ही यूक्रेन के कई प्रांतों को खाली कर दिया है, लेकिन खाली करने से पहले रूस की आर्मी ने यूक्रेन के 1 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में बारूद बिछा दिया है। जेलेंस्की की आर्मी ने करीब 463 किलोमीटर की बारूदी सुरंग हटा दी है। यूक्रेन का कुल क्षेत्रफल 6 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी यूक्रेन के 6वें हिस्से में अब सिर्फ बारूद ही बारूद है। इस बारूद की सफाई में ही यूक्रेन की काफी ताकत खर्च हो रही है।
हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं, बिजली घरों की मरम्मत करने के लिए बिजली घरों तक पहुंचने से पहले बारूदी सुरंगों को साफ करना पड़ रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में फैली बारूद की चटाई को हटाना किसी भी सेना के लिए आसान नहीं है। रूस के स्पेशल ऑपरेशन के हेड सर्गेई सुरोविकिन ने यूक्रेन में अपने सैनिकों को वापस बुलाया है, लेकिन वापसी के बाद भी यूक्रेन के लोगों